हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय। इससे पहले वाले सेशन में 32 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 33 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत अगर बात करें तो यहां पे ध्यान में रखिएगा, क है कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच, या ग दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में, यदि उस विवाद में कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। 34 है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? सही जवाब हो जाएगा, क्या सही जवाब है? तो मूल क्षेत्राधिकार, डी ऑप्शन। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ठीक है। इसके बाद दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, पहला और चौथा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन है, इसमें जो सही नहीं है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कथन ए कह रहा है कि इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। ये कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है, हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सी ऑप्शन। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। 38 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि, क्या आशय है? इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। बी ऑप्शन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है, उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा, ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। बी और सी दोनों सही उत्तर है। 39 है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है?
उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों को, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। 40 नंबर है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपना अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान है। अन्य सभी अनुच्छेद एवं उनके प्रावधान के युग में सही हैं। 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही जवाब क्या होगा? पहला है, एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। क्या यह सही है? तो बिल्कुल। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने के लिए शक्ति प्रदान करता है, यह भी सही है। पहला दूसरा सही है। तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, तो तीसरा गलत है। चौथा सही है, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति जो है निहित है, यानी बी ऑप्शन। 1961 में एच.एन. सान्याल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इसी समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। कथन 2 सही है। संविधान में सिविल अवमानना तथा आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है। संसद के द्वारा पारित न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में सिविल अवमानना तथा आपराधिक अवमानना दोनों को परिभाषित किया गया है। कथन 3 असत्य है। उच्चतम न्यायालय की अवमानना संविधान के संघ सूची की प्रविष्टि 77 का विषय है, जबकि उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों की अवमानना समवर्ती सूची की प्रविष्टि 14 का विषय है। स्पष्ट है कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। इसी के अनुसरण में संसद के द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया है। 42 है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय पर नियुक्त करे। आगे बढ़ते नेक्स्ट। 43, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती, सी ऑप्शन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। 44, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। इसके बाद 45, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं?
तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, यानी ऑप्शन ए। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति जो है प्रदर्शित करता है। इन तीनों ही अनुच्छेदों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। 46 है, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? याद रखिएगा, सही जवाब है न्यायिक व्याख्या, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज के वाद में न्यायमूर्ति सिकरी ने संविधान की बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के केस में भी किया गया। 47 है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? उच्चतम न्यायालय के द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो इसका सही जवाब है गोलकनाथ केस में, ऑप्शन ए। केशवानंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ यानी 13 न्यायाधीश का मतलब कि खंडपीठ का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय के द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीशों का जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज केस में किया गया था 1967 में। 48 है, निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी का रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? किस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो याद रखिए गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बी ऑप्शन, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस 1967 में उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्त की कि इस केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया फंडामेंटल राइट्स आर द प्रिमोडियल राइट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। दे आर द राइट्स विच इनेबल अ मैन टू चालक आउट his own life in the manner we likes best। तो याद रखिएगा। 49 है, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। वाद या उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण यानी एरर को आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, इसमें जो एरर है उस केस में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचान करना है। तो डी ऑप्शन दिया गया है कि बेला बनर्जी जो केस था इसमें जो दिया गया विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, यह त्रुटिपूर्ण मतलब कि युग्म है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो डी का युग्म त्रुटिपूर्ण है। बेला बनर्जी जो केस था पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित था। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय के द्वारा मेनका गांधी केस में ही माना गया था। 50 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। इनमें से कौन सा एक सही है? यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, यह सही है। डी ऑप्शन, यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन अनुच्छेद 132, 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है। 51 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक का। कॉलेजियम पद्धति उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रणाली है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल या आरंभिक अधिकारिता शक्ति का वर्णन है।
वहीं अनुच्छेद 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार एक से अधिक विकल्प सत्य है। 52 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, सी ऑप्शन। देखिए, अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल, डांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। अनुच्छेद 134 ए के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित है। 134 ए उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 ए को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। 53 है भारतीय संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके किसके अंतर्गत? संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, संविधान के निर्वचन के मामले, जो कि अनुच्छेद 132 के तहत है। सिविल मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं, अनुच्छेद 133 के तहत। अनुच्छेद 134 के तहत आपराधिक मामले यानी डांडिक मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं, और विशेष इजाजत से अपील अनुच्छेद 136 के तहत। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। 54 भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। सही जवाब है 142, सी ऑप्शन। देखिए, रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा और अन्य 24 ACC 388 के बाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 142 के तहत किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। यह याचिका, याद रखिएगा, जो यह याचिका है, याचिका सर्वोच्च न्यायालय के किसी अंतिम निर्णय के पश्चात उसकी समीक्षा याचिका के खारिज किए जाने के बाद दाखिल की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यानी संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के तहत रहते हुए अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का रिव्यू करने या उसे परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त करता है। 55 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 137, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 56 है उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा बी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद 57 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, ऑप्शन ए। 58 है भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध या
निर्बंधन या उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अर्थ हो सकता है? तो इसका सही जवाब है भारत का उच्चतम न्यायालय अपने शक्तियों के प्रयोग में संसद के द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री प्राप्त कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश के द्वारा विहित करे परिवर्तनीय होगा। इसी अनुच्छेद का अवलंब लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले में पीड़ितों के लिए मुआवजा निर्धारित करने के साथ स्पष्ट किया कि सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध या निर्बंधन या उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में यह अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। 59 भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है क्या है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, तो याद रखिएगा, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन ए। देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है प्राप्त है। इसके तहत केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अधिकारिता पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक संविधान का उल्लंघन करता हो। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद या जो अनुच्छेद 13 है, 32 है, 131 से 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246, 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। 60 नंबर है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 61 न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ऑप्शन ए। 62 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो इसमें दूसरा कथन सही है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, यानी बी ऑप्शन, केवल दूसरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि मूल ढांचे शब्द का उल्लेख केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 में निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के द्वारा किया गया है। पहला कथन सही नहीं है। भारत का जो संविधान है नागरिकों की स्वतंत्रता तथा जो भारत का संविधान है नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों पर जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त है। 63 भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का जो प्रयोग है किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको मालूम है सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा, बी ऑप्शन। न्यायालय के द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना या व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता की परीक्षण कर उनके ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हो, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है। भारत में संविधान के मुख्यतः अनुच्छेद 13, 32 और 136 के अंतर्गत ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संपोषक हैं।
64, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, ऐसा नहीं है। दूसरा भी गलत है, यानी डी ऑप्शन, न तो पहला न तो दूसरा सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132(2) के अनुसार राज्य यानी केंद्र या राज्य सरकार किसी ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। इस आधार पर ही अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करना, ठीक है, की अधिकारिता प्राप्त है। पहला जो कथन है अनुच्छेद, याद रखिएगा प्रश्नगत कथन 1, अनुच्छेद 228(a) के रूप में 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 था, इससे संविधान में जोड़ा गया था और 43वें संविधान संशोधन 1977 से इसे निरसित कर दिया गया। और साथ ही केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत होता है तो। 65 है, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है। तो याद रखिएगा भारत और यूएसए दोनों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह प्रेरित है, जबकि यूके में संसद सर्वोच्च है, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 66, पहला कथन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, कारण भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो देखिए इसमें जो सही जवाब है आपका ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या जो है स्पष्टीकरण नहीं है, पी ऑप्शन। इसके बारे में अगर देखा जाए तो कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र अमेरिका के तुलना में सीमित है। हालांकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस तथा मेनका गांधी जो केस था 1978 आदि के बाद से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है, फिर भी संवैधानिक दायरे में यह सीमित है। इसका एक प्रमुख कारण है कि जहां अमेरिकी संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया गया, वहीं भारतीय संविधान में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ न्यायिक पुनरीक्षण का आधार है। इस प्रकार पहला कथन सत्य है। दूसरी ओर भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से विभिन्न प्रावधानों की अवधारणा ली गई है, कारण आर भी सत्य है। 67 है, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? तो सही जवाब है विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। विधि की सम्यक प्रक्रिया से तात्पर्य है कि विधि निर्माण एवं उसकी प्रयुक्ति समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष, युक्तिपूर्ण एवं न्याय संगत आधार पर की जानी चाहिए तथा विधि निर्माण एवं उसकी प्रयुक्ति की प्रक्रिया मनमानी और तर्कहीनता से मुक्त होनी चाहिए। इस प्रकार विधि की सम्यक प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित की जाती है। विधि निर्माण और उसकी प्रयुक्ति में समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी मामले में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में अपनाया गया था। 68 भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है। तो सही जवाब हो जाएगा विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246, 372 इन सभी अनुच्छेदों के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था निहित है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान के द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं तथा यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है या नहीं। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने से इसे न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है।
69 भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो सही जवाब है उपयुक्त यानी ई ऑप्शन। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभिलिखित न्यायिक पूर्व निर्णयों या दृष्टांतों और परंपरा पर आधारित है। 70 नंबर है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार के भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं भी रखा जाता है तो, क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद 13(2) यह उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनता हो या कम करता हो। यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य होगी। 71 सर्वोच्च न्यायालय एक है, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन ई दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय के रूप में भारत संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। मूल अधिकारों के संरक्षक होने के साथ भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय तथा संविधान का अंतिम विवेचक भी है। इसे संविधान का संरक्षक माना जाता है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत सिविल मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है शामिल होते या आते हैं। 72 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। 73 है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, डी ऑप्शन। 74 है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम है, सेम प्रश्न सेम जवाब, सर्वोच्च न्यायालय। 75 निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।